नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है अपने संभव सीरीज़ के अंतर्गत और अपने मंच के ऊपर। आज हम लोग भारतीय कला एवं संस्कृति के तीसरे सत्र में हैं, जहां आज हमें चर्चा करना है। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय चित्रकला के ऊपर, हम लोग बात करेंगे हस्तकला के ऊपर में। अगर हम लोग बात करें तो जो चित्रकला है, भारतीय चित्रकला, यहाँ पर बहुत कम ही बातें हैं जो संकल्पना के स्तर पर ज़रूरत है। अन्यथा ये जो आपका भारतीय चित्रकला का जो सत्र होता है वो तथ्यात्मक ज़्यादा होता है। तो अभी हम लोग बात करें तो इसलिए पहले से ही आप लोग इस बात के लिए मानसिक तौर पे तैयार रहिएगा कि तथ्यों की आज थोड़ा सा संग्रहण ज़्यादा होगा। और जो हम देखेंगे कि जिस तरीके से हमने पिछली क्लासेस को किया है, जो भी हमारी हुई सत्र हुई हैं, उसमें हमने विश्लेषण पर ज़्यादा जोर दिया था क्योंकि वहाँ पर उसकी मांग थी। लेकिन ये जो सत्र है आपके पास, इसके अंदर तथ्यों की थोड़ी सी प्रधानता रहेगी, प्रमुखता रहेगी और उसी अनुरूप हम अपनी क्लास को भी लेकर के चलेंगे। क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य ये है कि आपको अपने जो भी एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से आपको यहाँ से आपको इन सत्रों के माध्यम से आपको वहाँ पर अधिक से अधिक लाभ हो सके। उसी बात का ध्यान में रखते हुए हम लोग सत्रों को शुरू करते हैं। आइए हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ें। तो ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है PW का, आप इस पर जुड़ भी सकते हैं। उसके बाद आज का जो शीर्षक है, जैसे मैंने आपसे बताया ही कि हमारे पास आज दो शीर्षक हैं चर्चा करने के लिए। एक है हमारे पास भारतीय चित्रकला और दूसरा है भारतीय हस्तकला। दोनों ही के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि अगर हम लोग भारतीय चित्रकला के इतिहास को खंगालने की कोशिश करें तो हमें दिखाई देता है कि भारत में जो चित्रकला, भारतीय चित्रों का जो इतिहास है, वो हमें कुछ जगह है जहाँ से देखने को मिलता है। जो पहला का प्रमाण है तो ये हम देखते हैं, ये जगह है आपके पास मिर्ज़ापुर का, जो कि उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका, पंचमढ़ी का। यहाँ हम देखते क्या है कि पहले जब मनुष्य पाषाण युग में होता था, पाषाण काल में होता था, तो पाषाण युग में हम देखेंगे कि पाषाण युग में जब मनुष्य हुआ करता था तो मनुष्यों का आश्रय जो होता था, आश्रय हम देखेंगे, ये आश्रय शैल गुफाओं के अंतर्गत होता था। शैल गुफा के अंतर्गत होता था, यानी कि केव्स के अंदर होते थे, रॉकेट केव्स के अंतर्गत होते थे। आप जानते हैं कि शुरू से ही हम जब किसी भी अपने वातावरण में होते हैं तो हम ये एक स्वभाव सा है, एक आप जानते ही हैं, और हमारे जो पूर्वज हैं उनका भी स्वभाव रहा हुआ है कि अगर हम बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है अपनी किसी न किसी तरीके की हम अभिव्यक्ति को करते ही करते हैं। आज भी आप देखिए कि आज भी हम कहीं बस में चल रहे हैं, मेट्रो में बैठे हुए हैं, क्लासरूम के अंतर्गत हैं, तो भी अगर टीचर नहीं आए हैं या फिर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई साथ में अगर नहीं है, तो अपना पेन निकाला और बैग के ऊपर ही हमने चित्रकारी करनी शुरू कर दी, कुछ लिखना शुरू कर दिया। हम इस बात का ध्यान भी नहीं रखते हैं कई बार कि ऐसा देखने को मिलता है कि बस में बैठे हुए हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास, अपने कलम पेंसिल आपने निकाला और हमने वहाँ पे बस के बैक सीट को समझा और उसी को कैनवास समझ करके उसके ऊपर हमने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। ऐसे आपको कई जगह पर उदाहरण मिलेंगे। आप सड़कों पे भी चलिए, आप देखिएगा कि वहाँ सड़क पे भी जो हमेशा जो है गतिमान रहता है, फिर भी कुछ लोग स्थिर अवस्था में होते हैं और अपने दिल की बातों को, जज्बातों को जो है सो फ्लाईओवर के दीवालों के ऊपर या फिर आप देखें कहीं और पिलर्स के ऊपर में वहाँ पर लिख देते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी होते हैं कि पार्क में सुबह टहलने के लिए जाएं तो पार्क के ऊपर भी जो पेड़ वेड़ होते हैं वहाँ पर भी कुछ निकाल करके, खरोद करके वहाँ भी कुछ लिख देते हैं, कुछ बना देते हैं, ठीक है। तो ये स्वभाव सा है, हमारा मानव स्वभाव रहा है और ये हमेशा से हम करते आए हैं। तो जब मनुष्य शैल गुफाओं के अंतर्गत हुआ करता था तो उसने अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए भी वहाँ पर में चित्रकारी करनी शुरू कर दी। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो पुरातन, जो सबसे पुराना जो प्रमाण हमारे पास चित्रकला का है, जो प्राचीनतम प्रमाण है, प्राचीनतम प्रमाण है हमारे पास चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण जो चित्रकला का है, चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण हमें देखने को मिलता है किस काल से? तो उच्च पाषाण काल से देखने को मिलता है। उच्च पाषाण काल से देखने को मिलता है। आप जानते होंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं पाषाण युग की, हम बात करते हैं प्रस्तर काल की, तो देखेंगे कि यहाँ पर हमें 3 विभाजन देखने को मिलता है। एक देखते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरा हमें दिखाई देता है मध्य पाषाण काल, तीसरा हमें देखने को मिलता है नव पाषाण काल।
पुनः हम देखेंगे कि जो हमारा पूरा पाषाण काल है एक बहुत ही लंबा समय रहा है। आपको शायद ये बात की जानकारी होगी कि जो पूरा पाषाण काल है वो लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से, हम अगर बात करें भारतीय संदर्भ में तो 20 लाख है, 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल माना जाता है वो माना जाता है पूरा पाषाण काल का। मैं यहाँ पर आपको एक बात, आपके दिमाग में हो सकता है कि कुछ बातें आएँ तो उसको मैं पहले क्लियर कर दूँ। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी की किताब पढ़ते होंगे, जैसे कि आर्य शर्मा सर वाली किताब अगर आपने पढ़ी होगी प्राचीन भारत की, तो वहाँ पूरा पाषाण काल के बारे में बताया गया है कि इसकी शुरुआत 5 लाख ईसा पूर्व से होती है, 5 लाख से। देखिए अब जो नई एनसीईआरटी आ रही हैं उसमें लिखा गया है कि ये 20 लाख तक हो गया है। खैर आप ये बहुत ज़्यादा सब ये जो है समय को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि प्राचीन काल का जो इतिहास है ये हमेशा का जो इतिहास है वो डायनामिक है, बस स्टैटिक होगा नहीं। इतिहास का ये वो हिस्सा है जो बदलता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे नए तथ्य उत्खनन में हमारे सामने आएंगे, जो नई बातें हमें देखने को मिलेंगी, उसी अनुरूप हम देखेंगे कि हमारी जो समझ है, जो जानकारी है, ये समय अनुरूप और उस उत्खनन के अनुरूप जो भी बातें आती हैं सामने उसके अनुरूप ये बदलता रहेगा। तो ये बड़ा ही डायनामिक रहेगा, गत्यात्मक की स्थिति रहेगी इसकी, ये हमेशा ये बहुत ज़्यादा स्थिर रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैंने 2 एनसीईआरटी का रेफरेंस दिया, दोनों ही हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग इसकी अनुशंसा भी करते हैं कि हाँ, आप सिफारिश भी करते हैं कि अगर आपको कुछ पढ़ना है तो इन किताबों को पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा, जिस समय उस किताब को लिखा गया उस समय 5 लाख की अवधारणा थी, लेकिन अभी जो है नई बातें हैं वो 20 लाख के ईसा पूर्व के आसपास जाती है। तो हम देखेंगे कि एक बहुत लंबा समय पूरा पाषाण काल का रहा है, पूरा पाषाण काल का बहुत लंबा समय रहा है। तो इस लंबे समय अवधि में हम देखते क्या है कि हम देखेंगे वातावरण में परिवर्तन होता है, हमारा जो वातावरण है वो परिवर्तित हुआ। हम जो है देखेंगे धीरे धीरे इसमें जो हमारा जो वायुमंडल है वो जो पूरा का पूरा, इसमें हम देखेंगे उसमें परिवर्तन होता जाता है। धीरे धीरे हम देखेंगे तकनीकी भी परिवर्तन भी होते रहते हैं, क्योंकि इतने लंबा समय हमने बिताया है पूरा पाषाण काल में और इसमें इतने सारे बदलाव भी हुए हैं, तकनीकी बदलाव भी हुए, और हम देखेंगे कि जो जलवायु परिवर्तन है वो भी यहाँ होता है, जिसकी वजह से हम इस पूरा पाषाण काल को फिर से 3 खंडों में रखते हैं, विभाजित करते हैं। तो ये जो पूरा पाषाण काल है पाषाण युग में, इसमें जो पूरा पाषाण काल है उसको हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल, फिर हम देखते हैं निम्न, और फिर निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और फिर जो है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पाषाण काल नहीं बल्कि उच्च पूरा पाषाण काल इसको कर लिया जाए, पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर पैलेलिथिक एज। इस समय हमारे पास जो है चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलता है। इतनी बातें सभी लोग समझ गए। अब ये हमारे पास एक बातें हैं, अब ये देखना है ये कि ये जो हमारे पास जो प्राचीनतम प्रमाण है जिसकी चर्चा हमने करी, कि हमने देखा कि ये जो है सैल गुफाओं से मिलता है, और सैल गुफाओं में भी जिस समय अवधि में हम इसको देखते हैं, जिस समय ये हमें मिलता है, ये हमारे पास है वो क्या है, वह है उच्च पूरा पाषाण काल का, उच्च पूरा पाषाण काल का। अब देखिए इस समय जो पेंटिंग होती थी बहुत ही जिसको आज हम लोग पेंटिंग समझते हैं कि बिल्कुल हमारा एक प्रोफेशनल अंदाज में यानी कि पेशेवर अंदाज में होना चाहिए था, उस तरीके का नहीं दिखता है, बल्कि इस समय की जो पेंटिंग होती हैं वो लाइन पेंटिंग्स होती हैं। लाइन पेंटिंग्स का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ देखें, अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें मनुष्यों के एक झुंड को दिखाना है, अगर वो मुझे कुछ अभिव्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक लाइन खींची, ठीक है, हमने दूसरी लाइन खींची, ठीक है, हमने दूसरा लाइन खींचा, ठीक है, हमने तीसरा लाइन भी खींचा, ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मैं एक आकृति बना दी, ये लाइन। तो ये अब देखेंगे कि इसमें इस तरीके की पेंटिंग में जो लाइंस का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, ठीक है, और ये जो पेंटिंग है ये लाइन पेंटिंग आपको देखने को मिलती है, लाइन पेंटिंग दिखती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसमें एक दो कई यहाँ पर कई हमारे पास जो है झुंड आ गए, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं, ये हमने बना दिया। कई लोग हो गए जो एक साथ, मान लीजिए इस समय कि जो आर्थिक गतिविधि कह लीजिए, आर्थिक और सामाजिक गतिविधि कह लीजिए, वो हमारे पास क्या होता था, वो जो है हमारे पास होता था मान लीजिए शिकार करना, ठीक है। तो कई लोगों का समूह है जिसको दिखाया गया, हो सकता है किसी जानवर का शिकार कर रहे हैं, तो जानवर के लिए भी हमने देखा क्या कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लाइन पेंटिंग की शुरुआत करते हैं, ठीक है, ये बात समझ गए। तो ये हमारे पास भी लाइन पेंटिंग है, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। एक जानवर है जिसका शिकार करने के लिए सभी लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की लाइन पेंटिंग की शुरुआत हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये हमारे पास जो शुरुआती दौर में जब हम पेंटिंग के बारे में बात करते हैं, तो पेंटिंग के बारे में हमारी समझ यही हमें देखने को मिलती है कि इस समय का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो हमको यहीं से देखने को मिलता है, ठीक है। अब आइए अगर हम लोग बात करना शुरू करें, तो हमने देखा कि पहले
पेंटिंग की शुरुआत भारत में कैसे हुई, ठीक है, और किस तरह के पेंटिंग शुरू में किए गए, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखते क्या हैं कि जो पेंटिंग है इसका दायरा विस्तृत होगा, ठीक है। अभी तक हम शैल गुफाओं में पेंटिंग क्या करते थे, शैल गुफाओं के दीवारों पे हम पेंटिंग किया करते थे, चित्रकला हमारी होती थी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब हमारी जो मानवता जो है जब वो बढ़ती है, आगे बढ़ती है, जब ये प्रोग्रेस होता है, प्रगति होती है और हम लोग एक संस्कृति की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे हम देखेंगे क्या, सभ्यता की संस्कृति की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम देखते क्या है कि हमारे पास यहाँ पर कई तरीके के जैसे कि बर्तन वगैरह आ गए, ये बनने शुरू हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं मृदभांड। अब हम देखेंगे कि ये जो मृदभांड बनाया जा रहा है, मृदभांड, इस मृदभांड के ऊपर भी हम देखेंगे कई प्रकार की चित्रकारी की गई। अब ले लेते हैं, अभी हम मान लेते हैं हमारे पास कई विषय वस्तु अलग अलग होंगे चित्रकला के। तो मान लीजिए हमको यहाँ पर कोई पेंटिंग करनी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कोई ज्यामितीय पद्धति से हमने क्या किया, यहाँ पर पेंटिंग करना शुरू कर दिया। ज्यामितीय पद्धति ऐसी हो सकती है, संभव है। हम हो सकता है कि यहाँ पर अगर हम लोग पेंटिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो हम देखते क्या हैं कि यहाँ पर हमने देखा तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ऐसा संभव है कि हम ये पेंटिंग कर दें। तो इस तरह के कई पेंटिंग्स हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कि आगे चल करके हम केवल गुहा भित्ति यानी कि जो हमारे केव वॉल्स हैं, केवल वहाँ पर ही हम पेंटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये पेंटिंग का दायरा हमारा बढ़ता जा रहा है, विस्तृत हो रहा है और निकल करके ये गुफाओं से ये जो है मृदभांडों पे भी दिखना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे भारत में धीरे धीरे चित्रकला का विकास होता जा रहा है, इसकी प्रगति होती चली जा रही है। लेकिन वास्तविक अर्थों में देखें तो हम देखेंगे कि जो चित्रकला का जो वास्तविक विकास हुआ है, चित्रकला का जो वास्तविक विकास हुआ है, का जो वास्तविक विकास कह लीजिए हम लोग, ये यथार्थ विकास कह लें, जो ये विकास हुआ है, ये विकास हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, तो हम देखेंगे ये हमारा देखिएगा गुप्त काल में। गुप्त काल से पहले हमारे पास जो है एक नियोजित तरीके से अनुशासन के स्तर पे, हम बोलते हैं ना कि हम हर विषय का अपना एक अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, उसके हिसाब से हर एक जो भी विषय वस्तु है, केवल ये भाषा की ही बात नहीं है, भाषा या साहित्य की ही बात नहीं है। अगर हम भाषा साहित्य की बात करें तो भाषा और साहित्य में एक व्याकरण की ज़रूरत होती है, अलंकरण की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से कला का भी अपना एक व्याकरण होता है, उसकी भी एक अलंकरण होता है। और जब ये संगठित तरीके से दिखाई देते हैं तो चीज़ें अपने जो है सर्वोत्तम या जो बोलते हैं सबसे अच्छी कृति के रूप में दिखाई देता है। तो गुप्त काल में हम देखेंगे कि एक नियोजित ढंग से संगठित तरीके से हम देखेंगे कि इस कला का, चित्रकला का विकास होता हुआ नजर आता है। तो गुप्त काल में हम देखेंगे कि वास्तव में चित्रकला का विकास होता है। अब आइए, अब मैंने कहा कि चित्रकला का भी अपना एक व्याकरण होगा, उसमें भी कई अलंकरण होंगे, तमाम बातें होंगी और ये एक संगठित तरीके से दिखाई देगा। इसी संदर्भ में ये बात करना उचित है और उचित है कि ये जो चित्रकला है इसके भी कुछ जो है अंग हैं। जब हम कोई चित्रकला करते हैं, जब हमने शुरुआती दौर में देखा तो हमारे पास कोई अनुशासन नहीं था, ये एक महज एक अभिव्यक्ति मात्र थी। लेकिन अब इस अभिव्यक्ति को करने के लिए भी हम संगठित तरीके से क्या करेंगे, संगठित तरीके से हम इसके भेद को समझने की कोशिश करें। संगठित होगा जब हम देखेंगे कि ये जो कला है, जब ये बहुत संगठित होगी, अपने परिष्कृत रूप में होगी, तो इसका भी अपना एक क्या होगा, एक संगठन होगा, एक कंपोजिशन होगा, एक व्याकरण होगा, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगे। तो हम देखते क्या है कि एक पुस्तक है, ठीक है, जिसका नाम है कामसूत्र। आपको मालूम होगा कामसूत्र ये पुस्तक है और ये पुस्तक वात्सायन की है। ये जो कामसूत्र पुस्तक है, इस कामसूत्र वात्सायन के कामसूत्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर 64 कलाओं का जिक्र मिलता है, 64 कलाओं का जिक्र मिलता है। और इन 64 कलाओं में ये जो कला है हमारे पास, ये जो 64 कला है हमारे पास, इन 64 कला में एक कला है हमारे पास, वो है चित्रकला। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं।
हम देखेंगे कि यहाँ पर मैं, जैसे मैंने कहा कि संगठित आधार दिखाई देगा, एक नियोजन दिखाई देगा, इसका भी अपना एक व्याकरण होगा। तो ये हमें दिखाई देता है कहाँ से, ये कामसूत्र के बाद सायंस है, जहाँ पर 64 कलाओं का जिक्र किया गया, जिनमें से एक कला चित्रकला भी है। अब इसके कई भेद हैं, ठीक है, 64 कलाओं का जिक्र किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, अब मैं थोड़ा सा वो ले लेता हूँ, आपको समझाना थोड़े से मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है कि एक यहाँ पर है कि 3वीं शताब्दी ईस्वी के बाद शायन की पुस्तक कामसूत्र में चित्रों के 6 मुख्य सिद्धांतों को यहाँ पर क्या दिखाएगा, उल्लेख किया गया है। इसी की चर्चा हम कर रहे थे अभी आपके साथ, ठीक है। तो हम देखते क्या है कि ये जो 6 मुख्य हैं, चित्रों के 6 मुख्य सिद्धांत या अंगों को यहाँ पर क्या किया गया है, का उल्लेख किया गया है। दरअसल इसमें कहा गया है, जब ये देखेंगे संस्कृत में लिखा जाता था इस समय, गुप्त काल में जो अधिकतम साहित्य हुए हैं, आप जानते हैं कि उनकी रचना जो है वो किस में हुई है, वो संस्कृत में हुई है। तो इस समय हम देखेंगे कि इस पुस्तक में लिखा गया रूप भेदा प्रमाणे भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र सडंग कम, ये 6 अंगों की चर्चा यहाँ पे की गई। अर्थात अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हमें दिखाई दिया गया है रूप भेद दिखता है, एक है। दूसरा हमारे पास है प्रमाण, ये हमारे पास दूसरा अंग है इसका। तीसरा जो अंग है, अगर हम लोग बात करें, ये तीसरा अंग हमारे पास है भाव का, ये भाव है। उसके चौथे अंग के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो जो चौथा अंग है वो लावण्य योजनम है हमारे पास, लावण्य योजना भी कह लीजिए, ठीक है। उसके अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो देखने को मिलता है वो है हमारे पास सादृश्यम या सदृश्य, ठीक है, सादृश्य है। और अंत में अगर हम लोग बात करें तो यह है वर्णिका भंग के बारे में चर्चा की गई है, वर्णिका भंग, ये हमारे पास है वर्णिका भंग। तो ये 6 अंगों की चर्चा की गई है, ये 6 अंग हैं, ये 6 अंगों की चर्चा होती है कि जब आप पेंटिंग करते हैं, जब चित्रकला करते हैं, तो इस तरीके की पेंटिंग है और इसी आधार पे पेंटिंग को हम लोग भेद भी करते हैं। तो ये सिद्धांत हो गए, 6 सिद्धांत हैं। अब भाई इस सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो श्लोक लिखा गया है के आधार पर आप शायद जानते होंगे अविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। अविंद्रनाथ टैगोर जो है, उनका संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ भी है। ये 1921 ईस्वी में अपनी जो है एक ये लिखते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल्स आर्ट की प्रकाशन योजना के अंतर्गत जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने जो है पेंटिंग के 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स, जिसको बोलते हैं चित्रकला के 6 अंगों का वो जिक्र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो प्रकाशन की योजना हुई, ये अविंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से हम देखते हैं जो होता है 1921 ईस्वी में। इसी में हम देखेंगे चित्रकला के 6 लिम्स की चर्चा की गई, 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग की चर्चा की गई। एक पुस्तिका का प्रकाशन कराया जिसमें 6 अंगों की व्याख्या की गई। तो ये किताब भी याद रखिएगा, द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का प्रकाशन किसके माध्यम से किया गया, तो ये अविंद्रनाथ टैगोर हैं। और इसी पुस्तक में सर्वप्रथम हम देखते क्या हैं कि हमारे पास क्या किया गया, वो हम देखेंगे चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा की गई, जिसको चर्चा के साथ शामिल किया गया। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करना शुरू करें। अब ये देखिए ये जो अंग है ये क्या है, इसका मतलब क्या है। पहला है, हम लोग बात करते हैं रूप भेदा के ऊपर। रूप भेद क्या है। रूप भेद देखिए दरअसल क्या है, इसमें हम कितने ज्यादा सत्यता की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। जो रूप भेद है इसका अर्थ होता है सत्य की अभिव्यक्ति, रूप भेद यानी रूप की जानकारी रखना, ठीक है। और बहुत क्लोज है ये सादृश्यम के साथ। लेकिन यहाँ पर देखेंगे क्या कि जो अभिव्यक्ति है यानी कि रूप की जो पहचान है, जो आप किसी रूप में देखते हैं, ठीक है ना, उस रूप के अनुसार आप यहाँ पर चित्रांकन करने की कोशिश करते हैं। तो रूप भेदा का मतलब हो गया कि आप अपनी जब पेंटिंग में, अपनी अभिव्यक्ति में, चित्रकला की अभिव्यक्ति में जब आप सत्य की पहचान करते हैं, सत्य को निर्धारित करते हैं, तो वो हमारा रूप भेद होता है, ठीक है। यानी कितनी ज़्यादा आप गहराई से चीज़ों को समझ करके उसका अंकन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि यहाँ पर सत्य की अभिव्यक्ति की गई है। यह हमारे लिए मुख्य मुद्दा बिंदु है जिसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सत्य की अभिव्यक्ति हुई, रूप की पहचान अर्थात रूप की पहचान अंकित करवाया गया। दूसरा अगर हम लोग आइए तो बात करें तो हमारे पास क्या है, प्रमाण। प्रमाण का मतलब है कि अगर किसी चीज़ को अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप मुझे ही देखते हैं, लंबाई क्या है हमारी, चौड़ाई क्या है, हमारी मोटाई क्या है, चेहरा हमारा किस तरीके का है, चौकोर है, गोलाकार है, तो आप किसी विषय वस्तु को देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसको सम विभक्तता अनुपात में आप उसको समझ करके अपने
जो है सो क्या करेंगे, अपने जो आपके पास जहाँ भी कहीं भी आप पेंटिंग करते हैं उसका जो है सो पेंटिंग आप करना शुरू करेंगे। मान लीजिए कि आज हमारे पास एक बड़ा कैनवास भी हो सकता है। मान लीजिए कि ये दीवार के सहारे, मान लीजिए ये यहाँ बोर्ड नहीं, यहाँ पे एक दीवार दिख रही है और आप मुझे यहाँ पूरे आदम कद में देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास A4 साइज का पेपर है, ठीक है, A4 साइज का पेपर है और आपको मुझे वहां पर आपको पेंट करना है, आपने वहां करनी है। तो आपने यहां देखा कि आपने एक अनुपात फिक्स किया कि हाँ ठीक है, ये हाइट है, इसके अनुसार इनका ये बॉडी की चौड़ाई है, ये इनकी गहराई है, आई मीन मोटाई है, और उसका अनुपात यानी कि आपने समझा और उसी के अनुरूप, उसी अनुपात में आपने क्या किया, उसको पेंट करने की कोशिश करी। दैट इज कॉल्ड प्रमाणम। ठीक है, समझ पा रहे हैं ये? तो इसके अंतर्गत आप एक अनुमान लगाते हैं, अनुपात होता है समविभक्ता अनुपात। ये इसका मूल बात है कि आपने लंबाई, चौड़ाई, सबका, शरीर रचना, सबका यहाँ पर अनुपात का ध्यान में रखते हुए उसका चित्रांकन जो है सो आपने किया। यही हमारे पास प्रमाण की बात हो गई। तो यहाँ जो मुख्य बात है वो यह है समविभक्तता अनुपात, समविभक्ता अनुपात। ठीक है, समविभक्ता अनुपात, सीमा, लंबाई, चौड़ाई, शरीर रचना आदि का विवरण किया जाता है। अब आइए हम लोग बात करें भाव के ऊपर। भाव क्या है? ठीक है, भाव का अर्थ है भाव भंगिमा से, स्वभाव से, मनोभाव से। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके भाव समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी आप क्रोध की मुद्रा में दिखाई देते हैं, कभी आप जो है सो वीर की मुद्रा में दिखाई देंगे, जो कभी आपने कविताओं में पढ़ा होगा, वीर रस। कभी आप देखेंगे कि एक आपका शांत अव्यक्त, बिल्कुल शांत चित्त आप दिखाई देंगे, बिल्कुल आपके व्यक्तित्व की गहराई का अंदाजा लगेगा। तो आप देखते क्या है कि भाव का जो है, भाव जो कि भाव है किस तरीके से, आप प्रश्न मुद्रा में हैं, आप जो है सो उद्विग्न की मुद्रा में हैं, या किसी भी जो भी आपकी मुद्रा है, जो आपकी भाव भंगिमा है, यह है उसका उसी के अनुरूप आप क्या करेंगे, आप पेंटिंग में उसको चित्रांकन करने की कोई चेष्टा करते हैं। तो भाव क्या जो है, तात्पर्य यह हो गया कि आकृति की भाव भंगिमा, स्वभाव, मनोभाव और व्यंग्यात्मक प्रक्रिया इत्यादि से है, इत्यादि से, यानी कि किस तरीके से आपका निरूपण किया जाए। ठीक है, तो यहां पर जो प्रधानता है, जो प्रधान बात है वो है भाव भंगिमा। ठीक है, यहां पर जो बात है वो है स्वभाव, मनोभाव। ठीक है, और यह है व्यंग्यात्मकता प्रक्रिया इत्यादि चीजों से लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये 6 अंग हैं, 6 को 6 चित्रकला के अंग बताए गए हैं, इसमें जो प्रधानता दी गई है, ठीक है, इसमें भावात्मक अभिव्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जो सर्वाधिक महत्व की बात है वो हमारे इसी के अंतर्गत है। ये हमारे पास भारतीय चित्रकला में हम देखते क्या हैं कि जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वेट दिया गया है वो भाव अभिव्यक्ति को ही दिया गया है, सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो ये आपके लिए प्रश्न भी बन सकता है कि जो 6 अंगों की चर्चा की गई है, इसमें महत्ता या सबसे ज़्यादा किसके ऊपर जोर दिया गया है, किस बात पे कहा गया है। तो ये आपके पास ये जो तीसरा अंग है, इस तीसरे अंग के बारे में चर्चा की गई, रूप, भेद, प्रमाण, भाव। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं क्या है। अब आगे हमारे पास आता है कि लावण्य योजनम। देखिए, 2 बातें होती हैं। कहते क्या है कि अगर आप परेशान हैं, अगर आप परेशान हैं तो आपके चेहरे पे आ जाता है। अगर आप खुश हैं, आपके चेहरे पर दिख जाता है। आप दुखी हैं, आप कुछ भी हैं, आपके चेहरे पर दिख जाता है। ठीक है, तो ये जो आप अंदर से जो भाव आया, उसके अनुरूप अगर हम देखेंगे, उसके अनुरूप, ठीक है, आपने पेंटिंग करा, आपने चित्रांकन किया, तो ये आपके आंतरिक सौंदर्य का, यानी कि आंतरिक जो कि आपके भाव हैं, भावना है, ठीक है, उनका चित्रांकन किया गया। ठीक है, लेकिन अब उसी के अनुरूप अगर हम देखें बाहर में, अगर आपको देखें यानी कि बाहर से जो आप कुछ दिख रहा है, ठीक है, जो कुछ भी आप बाहर से देख रहे हैं, तो जो बाहर का चित्रांकन किया गया, यानी कि आपके शरीर का बाह्य भाग का चित्रांकन किया गया है, जहाँ सौंदर्य क्या, आंतरिक सौंदर्य भी होता है, बाह्य सौंदर्य भी होता है। बाह्य सौंदर्य का मतलब आपका रूप, प्रकार, आकार, आपका देखेंगे वो सारी चीजें हैं, आपका क्या है, वो है बाह्य निरूपण। लेकिन अंदर से आप कितने अच्छे हैं और उसकी अभिव्यक्ति किस तरीके से हो रही है। कई बार आपने बुद्ध की मूर्तियों को देखा होगा कि इवन जब शिल्प कला में बुद्ध की मूर्तियों को इतने तरीके से जो है सो क्राफ्ट किया गया है, जब वहाँ बताते हैं ना कि हाँ ये प्रसन्न की मुद्रा में बुद्ध हैं, ठीक है, तो प्रसन्न तो अंदर से, प्रसन्नता तो अंदर से आ रही है, उसको आपने उसके लावण्य योजनम की तरफ उन्होंने बाहर से भी उतना सौंदर्य बना दिया। ठीक है, तो ये जो भाव की जो भावना है, जो भाव जो चित्रांकन है, चित्रांकन का जो अंग है, उसके अंतर्गत जो आंतरिक अभिव्यक्ति है वो किया गया, और जो लावण्य योजनम है,
लावण्य योजनम, इसमें जो बाह्य अभिव्यक्ति है उसको हमने जो है सो अपने चित्रांकन में शामिल किया। ठीक है, तो भाव चित्र के अंतर्गत आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, और लावण्य चित्र के अंतर्गत जो बाह्य है, बाह्य सौंदर्य, इसकी अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है, यहां पर ये बातें महत्वपूर्ण है। तो लावण्य योजनम और जो भाव है, ये दो बातें महत्वपूर्ण हो जाता है। इन दोनों बातों को थोड़ा समझना है हमारे लिए, हमको इसको समझ करके अपने पास रखने की चेष्टा हमें करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आइए हम चलते हैं। अब आइए हम देखते हैं सादृश्य। सादृश्य का मतलब क्या होता है? सादृश्य का मतलब क्या है कि सिमिलर दिखना, एक जैसा लगभग दिखना, मिलता जुलता दिखना, यानी आपका जो रिजेम्बलेंस है, जो समता है, वो क्या है? वो किसी से, जैसे मान लीजिए बहुत हद तक अगर हम लोग बात करें तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि कभी कोई ट्विन हो, यानी कि जुड़वा भाई बहन होते हैं कई बार, तो देखेंगे कि उन दोनों में सादृश्यता बहुत ज़्यादा होती है, सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब आप चित्रकला करते हैं और जो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिस चीज़ को आप चित्रांकित कर रहे हैं, जिसका चित्रांकन आप करने वाले हैं, उस दोनों में समता बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, रिजेम्बलेंस बहुत हद तक देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे पेंटर होते हैं, उन्होंने बैठे बैठे ही पेंटिंग कर दी और आपके मुंह से आह यार कैसा बिल्कुल हूबहू बना दिया। ठीक है, ये जो हूबहू की भावना आपके अंदर आती है ना, ये भावना जो है दरअसल क्या है, जो चित्रांकन है या चित्र शैली है, उसमें सादृश्यता को निरूपित करता है, सादृश्यता को। ठीक है, वे बात समझ पा रहे हैं? तो समानता, रिजेम्बलेंस, ये सारी बातें सादृश्यम के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो ये सादृश्य है हमारे पास। चित्रकला में सादृश्य का मतलब हो गया समानता, रिजेम्बलेंस है, और यह दर्शाता है कि चित्र कितना जो है वास्तविक या विषय से मिलता जुलता हो। कहते हैं ना हूबहू बना दिया, तो ये हूबहू वाली जो भावना आती है वो जो है सादृश्यता के कारण आती है। जो आखिरी हमारे पास है जो है अंग चित्रकला में जिसको स्थान दिया गया है, वो है वर्णिका भंग का। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि हमने पेंटिंग करने की बात तो करी, हम कितने कुशल हैं, हम भाव को कितने तरीके से समझते हैं, हम कितने वैज्ञानिक तरीके से किसी चीज़ का अनुपात निकालते हैं, अनुपात देखते हैं, अनुपात समानुपात देख करके कि हमने देखा कि अगर एक आदम कद का कोई व्यक्ति है और उसको हमको A4 साइज के पेपर पर लेके आना है, तो दिमाग में खुद ब खुद एक जो है सो गणितीय जो है सो अंकन होना शुरू होता है, आकलन होना शुरू हो जाता है, और उसके उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। वर्णिका, ये सारी बातें तो हमारे पास है, ये तो अंग हो गए जो महत्वपूर्ण है पेंटिंग करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास सारी समझ है, आप सारी चीज़ों, सादृश्यता भी है, लावण्य योजनम भी समझ रहे हैं, भाव को भी समझ रहे हैं, सारी बातें आप समझ पा रहे हैं, लेकिन जब तक आपका जिसको बोलते हैं तुलिका, यानी जिसको हम लोग ब्रश बोलते हैं, ब्रश यानी कि ब्रश आपका किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, ब्रश का काम करना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मैं छोटी सी बात कहता हूँ, आप ये देखिए कि अभी आपने बच्चों को देखिए, आप देखिएगा बच्चों को, मान लीजिए कि ये कहा गया कि बेटा देखो ये जो है, देखो बेटा ऐसा है कि ये देखो ये एक फ्लावर है, आपने इसको आपको इसको कलर करना है। ठीक है, आपको इसको कलर करना है। आपने उस बच्चे को ऐसे एक फ्लावर दे दिया और कहा कि ये एक सनफ्लावर है, इसको आपको क्या करना है, आपको कलर करना है। ठीक है, ये एक बात आ रही है, आपने देखा, आपको उसने बच्चे को बताना है कि ये आपके पास क्या है, एक है सनफ्लावर, आप उसको कलर करना है। ठीक है, आपने उसको क्रेयॉन दे दिया, आपने या कुछ भी आपने दे दिया। अब बच्चा क्या करता है, देखिएगा बच्चे के अंतर्गत उसकी जो ब्रश उसकी वही है, उसका क्रेयॉन है, स्केच पेन उसका क्रेयॉन है, ठीक है, उसी का ब्रश है, तुलिका है। ठीक है, अब उसने लिया, एक बच्चा देखेंगे कि वो क्या करेगा, पेंटिंग करना शुरू करेगा, ऐसे से करेगा। ठीक है, करता चला गया। एक बच्चा आएगा, वो यूं यूं करना शुरू करेगा। ठीक है, एक बच्चा आएगा, उसको क्या करता है, उसको बड़ा ध्यान से वो क्या करेगा, एक आउटलाइन देखेगा, यहाँ करेगा, फिर इसके करेगा वही पैटर्न, वो भी बच्चा है, और वो ऐसे करके यहाँ पर करना शुरू करेगा। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर वो क्या दिखाई दे रहा है आपके पास, आपकी जो तुलिका है वो आपके नियंत्रण में है। जब आप पेंटिंग करने जा रहे हैं, बच्चा है वो अभी बेबी है, बहुत शिशु है वो। ठीक है, अभी उसको ये अंग वंग पता नहीं है चित्र के क्या है, लेकिन उसके साथ अगर देखेंगे तो उसका वैज्ञानिक सोच, उसकी एकाग्रता, उसका कंसंट्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको समझ में आता है। उसको ब्रश पकड़ने का तरीका पता है, ब्रश उसके लिए हाथ में क्रेयॉन ही है, नादा बच्चा है वो, बहुत मासूम सा बच्चा है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि पेंटिंग क्या होती है, बस कलर करना है, उसके लिए पेंटिंग यही होता है। ठीक है,
हमने देखा, तो इसके अंदर अगर आप ब्रश का आपका प्रयोग नियंत्रण के साथ करते हैं तो उतने ही आप देखेंगे कि कुशलता के साथ आप पेंटिंग करेंगे और आपका पेंटिंग उतना ही ज़्यादा परफेक्ट पेंटिंग माना जाएगा। एक तो बात हो गई तुलिका, दैट इज कॉल्ड ब्रश, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि जब हम किसी पेंटिंग को कर रहे होते हैं तो उसमें जो वर्ण का मतलब होता है रंग का नियोजन भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने वर्णों का ख्याल बहुत तरीके से नहीं किया तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कहते हैं कहावत है कि नुक्ता का हेर फेर खुदा को जुदा कर देता है। तो पेंटिंग करने के लिए हम गए थे और पेंटिंग किसी और चीज़ की हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने बहुत हद तक देखिए, अगर आप देखें तो जेब्रा को भी देखें और आप देखें डोंकी को भी देखें, ठीक है, आपने देखा होगा, तो देखने में तो सिमिलर से लगते हैं, लेकिन उसमें अगर आपने कलर का फर्क कर दिया तो आप कुछ से कुछ और बना देंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। वो आपके पास होता है कि आप तुलिका यानी कि ब्रश का इस्तेमाल कितना करते हैं, कितनी कुशलता के साथ करते हैं, कितना ज़्यादा वो ब्रश आपके नियंत्रण में है, और दूसरा आप रंगों का मिश्रण किस तरीके से करते हैं कि आप उस जो चित्र आपकी बनेगी, जो आपकी पेंटिंग बनेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो यथार्थ दिखे, वास्तविक दिखे, वास्तविकता का भाव हो। तो ये जो बातें हमारे पास आ रही हैं, ये बातें आ रही हैं हमारे कहाँ से? वर्णिका भंग से। तो यही लिखा गया, वर्णिका भंग से तात्पर्य है नाना वर्ण का मतलब है रंग से, ठीक है। तो ये आपके पास है रंग, ये है रंग कि सम्मिलित भंगिमा वर्णिका भंग के अंतर्गत रंगों का सम्मिश्रण, उनके प्रयोग करने की विधि और तुलिका के प्रयोग करने की विधि बताई गई है कि आपको किस तरीके से तुलिका का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हमने यहां देखा क्या कि इसका मतलब है कि हमारे पास क्या बात हो गई? पहला कि रंग, ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। रंग का सम्मिश्रण, कैसे आप रंगों को कलर करेंगे, उनके प्रयोग करने की विधि, तुलिका के प्रयोग करने की विधि, ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर 6 अंक हो गए जो आपको समझना था। तो अगर हम बात करें तो समझने के स्तर पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इतनी ही बातें हमारे लिए जो है सो पेंटिंग में, चित्रकला में अगर हम देखें तो हमको लगता है कि इतनी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है जो हमें समझना चाहिए। अब देखिए, चित्रकला कला ही तो है। अब हमने एक तो देखा कि विषय वस्तु को हमने चित्रांकित कर लिया, जिसका चित्रांकन हो गया, हमने कितने यथार्थता के साथ, कितनी कुशलता के साथ, कितने परफेक्शन के साथ हमने किसी को पेंट किया। लेकिन आप देखते हैं कई बार कि हमारी आदत होती है कि चीज़ों को अधिक से अधिक अलंकृत करने की, अलंकरण भी हमने कहा। तो हम देखेंगे कि चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ हैं ताकि वो अधिक से अधिक मोहक दिख सके, ठीक है ना, मन को मोह ले, ठीक है। ये मनमोहक होना चाहिए, मोहक ही नहीं बल्कि मन को मोहने वाला यानी कि मनमोहक होना चाहिए। तो हम देखते हैं चित्रों के अंतर्गत, चित्र तो हमारा यानी कि एक विषय वस्तु है जिसको कि हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसको हमने पेंट कर लिया, ठीक है। अब इस पेंटिंग के बाद हम देखेंगे कि इसका हम सजावट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो सजावट के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए कि 3 पेंटिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, है ना, लेकिन तीनों में कुछ कुछ फर्क दिखाई देगा। केवल आप विषय वस्तु पे न जाएं, केवल विषय वस्तु पे न जाएं कि यहाँ पर जो विषय वस्तु है वो इस पे न जाए, ठीक है। यहाँ पर ये जो विषय वस्तु है इसके पे ऊपर केवल ना जाए, आप ये पूरे की पूरी जो है पेंटिंग है उसको समग्रता में देखें। तो आप देखिए, पहले इन दोनों को देखिए, इसमें एक विषय वस्तु है, जो विषय वस्तु है आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ये आपके पास ये जो है विषय वस्तु है। लेकिन इसको अधिक से अधिक खूबसूरत बनाने के लिए, इसको मन को मोहने वाला बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके चारों तरफ हमने कुछ क्या किया, मार्जिन्स पे भी पेंटिंग करनी शुरू कर दी एक पद्धति के साथ, ठीक है। यानी कि इसको जो हम बोलते हैं, ये जो पेंटिंग है या जो कुछ हमने किया है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। ये फ्रेम हमने बना दिया। तो एक पेंटिंग आपको दिख रहा है फ्रेम के साथ, और ये जो पेंटिंग है इसमें कोई फ्रेम ही नहीं है, ये दूसरी है। तो एक चित्रकला की ये भी एक शैली है जिसमें हम फ्रेम के साथ चित्रों को डालते हैं। एक हम देखते हैं जहाँ पर हम बिना फ्रेम के चीज़ों को यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। और एक आपने कई बार देखा हो जो पेंटिंग होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, वो मतलब उसको बोलते हैं स्क्रॉल टाइप का होता है, ठीक है ना। एक लंबा सा पेंटिंग होता है जो आपने देखा होगा, लंबी सी होती है, उसको हमने पोर्टर पेंटिंग कर दिया, और वो जो है उसके बाद क्या होता है, वो मोड़ के कई बार आप रखते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके की पेंटिंग दिखाई देती है, और यही 3 प्रकार की विभिन्न चित्रकला की शैलियाँ भी हैं, ठीक है। एक जिसमें हम फ्रेम के साथ देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉकापिटक,
कॉकापिटक, यानी जो कॉकापिटक है जिसमें हम फ्रेम के साथ पेंटिंग कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग कॉकापिटक, ठीक है। जो हम देखें जिसमें बिना फ्रेम का किया गया है पेंटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं यमपिटक, ठीक है। और जहां पर हम देखेंगे चित्रों की लंबी स्क्रॉल होती है उसको हम लोग बोलते हैं दिहाला पिटक। तो ये 3 प्रकार के हम देखेंगे चित्रकला की कि यह है विभिन्न शैलियां हैं, ये 3 शैली, ठीक है। इस 3 शैली के अंतर्गत हम देखते क्या है कि पेंटिंग को हम लोग करते हैं। तो आपने देखा कि एक तो ऑब्जेक्ट है, विषय वस्तु हो, उसको तो हमने किया, और उसके बाद इस पेंटिंग के अलंकरण की जरूरत भी पड़ती है जो विषय वस्तु से अलग है। ये हमारे पास 3 प्रकार की क्या हो गई, चित्रकला हो गई, ठीक है। अब आइए हम देखें हमने जो है चित्रांकन किया कहाँ है, हमारी पेंटिंग कहाँ है, तो उस आधार पे भी चित्रों का वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण किया गया है 3 तरीके के वर्गीकरण आपके सामने हो सकते हैं। एक होता है कि अगर हमने पेंटिंग एक ठोस पृष्ठभूमि में किया है, यानी कि एक सॉलिड बैकग्राउंड में किया है, ठोस पृष्ठभूमि में किया है, जैसे कि गुहा भित्ति हो गई, जैसे ये केव वॉल हो गया, वहां अगर हमने किया है। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो बहुत सारे आधुनिक चित्रकार भी हमें देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा व्यंग्य के स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपने देखा कि ना ही किसी सार्वजनिक स्थल का हमने ध्यान रखा, और दिल में जो जज्बात आए, जो भावनाएं आई, उसको हमने कहीं पर पेन से, कहीं पर किसी चारकोल से, किन चीज़ों से लेकर के हमने दीवारों के ऊपर में जो मन किया उसको हमने पेंट कर दिया, ठीक है। तो खैर ये भी एक तरीका है, ये भी एक चित्रकला की एक का ही एक तरीका भी है, ठीक है। क्योंकि आप तो यहाँ अपने भावों को अभिव्यक्त तो कर ही रहे हैं, चित्र तो आ ही रहा है, एक दृश्यता तो है ही वहां पे, इससे कोई किसी ने इनकार तो नहीं किया है। लेकिन अब रहा जहां तक बात रही, थोड़ी संवेदना भी होनी चाहिए। भावना तो ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा संवेदनशील भी होना चाहिए कि अपने चित्रांकन से हम किसी ऐसे जो पब्लिक स्पेस है जो सार्वजनिक स्थल है उसको कम से कम हम गंदा तो ना करें, ये भी एक भावना होनी चाहिए। तो भावना के साथ साथ संवेदनशीलता भी बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आप किसी तरह की कला में अगर आप इंगेज हैं, बहुत अच्छे कलाकार आप हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भावना की प्रधानता होती है, भाव प्रधान होता है। लेकिन भावना के साथ साथ संवेदनशीलता भी रखनी चाहिए, ठीक है। तो खैर वापस आते हैं अपनी चर्चा में, और चर्चा में आते हुए हमने कहा कि जब पेंटिंग अगर होती है तो पेंटिंग आप कहाँ कर रहे हैं ये भी बड़ा, और किस तरीके से कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जाहिर सी बात है कि जब जिस चर्चा के माध्यम से मैंने आपको कहा कि संवेदनशीलता आपको अपने भावों को अभिव्यक्त करने में रखनी चाहिए, जैसे कि आपने दीवारों पे पेंट कर दिया, तो हम ये बात कर रहे थे, अगर हम एक बहुत बड़ा एक जो है वॉल लेते हैं, दीवार लेते हैं, एक जो है भित्ति लेते हैं, उसके ऊपर हम चित्रकला कर रहे होते हैं, यानी कि या केव के ऊपर में, यानी कि जो गुफा है, गुफा के की जो भित्ति होती है उसके ऊपर अगर हम पेंटिंग कुछ कर रहे होते हैं, तो हमारे पास पेंटिंग के लिए बहुत बड़ा कैनवास होता है, ठीक है, एक ठोस कैनवास होता है, ठीक है। तो इस जगह अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं भित्ति चित्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मुराल पेंटिंग्स, ठीक है। प्राचीन भारत में जो अधिकतम या शुरुआत में कह लीजिए या अधिकतम जो चित्र हमें देखने को मिली हैं, जो हमारे पहुंच में है, जिसको हम लोग कर पा रहे हैं, वो अधिकतम आप देखेंगे कि भित्ति चित्र के ही प्रमाण आपको देखने को मिले हैं। चाहे अगर हम बात करें भीमबेटका की गुफाओं की बात करें, हम मिर्ज़ापुर के बारे में बात करें, या फिर हम अजंता और बाघ और एलोरा की गुफाओं में अगर हम बात करें, अजंता और बाघ की गुफाओं में बात करें, तो ये जो पेंटिंग है, जो चित्रकला है, ये दीवारों पर की गई है, ठीक है, वो गुफाओं के छत पे की गई है। तो ये उदाहरण किसके हैं? ये है मुराल पेंटिंग है, भित्ति चित्र के प्रमाण हमारे पास है, ठीक है ना। आप ऐसे प्रमाण केवल उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्कन में भी आपको देखने को मिला। दक्कन का मतलब होता है प्रायद्वीपीय भारत से, उसका मतलब होता है सेंट्रल इंडिया से, यानी कि मध्य भारत से। और उसके अलावा हम देखें दक्षिण भारत में भी सीतनवासल केव है, यानी कि गुफा है, जो कि तमिलनाडु से मिला है, वहाँ से भी हमें गुफा चित्रों के यानी कि भित्ति चित्रों के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, भित्ति चित्र के प्रमाण हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास भित्ति चित्र हो गया, मुराल पेंटिंग हो गई, यानी कि हमारे लिए एक ठोस और एक बड़ा सा हमारे पास क्या होता है, हमारे लिए कैनवास होता है जहां पर हम चीज़ों को पेंट कर रहे होते हैं। इतनी बातें सभी लोग समझ गए। मैं आशा करता हूं यहां तक आपके लिए कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग अपनी बात को करते हैं, ठीक है, आ जाइए। तो हमने देखा भित्ति चित्रों का वर्गीकरण, तो पहला हो गया हमारे पास मुराल पेंटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं भित्ति चित्र।
अब हुआ क्या कि अब जब मुराल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप समझ ही पा रहे होंगे। इसका मतलब जब भित्ति चित्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एक बड़े से व्यापक कैनवास के ऊपर पेंटिंग कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पेंटिंग का दायरा, अगर हम लोग बात करें, अगर पेंटिंग का दायरा हमारा छोटा है, संकुचित है, पेंटिंग का दायरा अगर छोटा है, संकुचित है, अगर छोटे जो है सो आकार में अगर हम पेंटिंग करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु चित्रकारी। ठीक है, लघु चित्रकारी बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, लघु चित्रकारी हम लोग इसको बोले, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया लघु चित्र, मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि हमने भी बताया कि हमारी भावनाएं हैं, हमारे साथ होती हैं और हम कहीं भी क्या करते हैं, पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो हम मतलब इसका मतलब ये हो गया कि बिना किसी संरक्षण के कोई व्यक्ति विशेष अपनी अभिरुचि के अनुसार पेंटिंग कर रहा है। यानी कि जो सामान्य जन हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, जब वो पेंटिंग को कर रहे होते हैं, स्थानीय स्तर पे कर रहे होते हैं, बहुत संगठित होकर के नहीं कर रहे होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोक चित्रकला। ठीक है, पॉपुलर पेंटिंग इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके की शैलियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। पहला हमने देखा कि जो है भित्ति चित्र, जिसको कि मुराल पेंटिंग कहते हैं। दूसरा हमारे पास है लघु चित्र, जिसको मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं। और तीसरा हमारे पास है वो है लोक चित्र, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलर पेंटिंग, पॉपुलर पेंटिंग। पेंटिंग, ठीक है, तो ये इतनी बातें हो गई। अब आइए थोड़ा सा हम लोग फिर से भित्ति चित्र पे आते हैं, मुराल पेंटिंग पे आते हैं। हमने कहा कि इसके लिए जो आपको पेंटिंग करने के लिए एक ठोस, एक बड़े आकार का कैनवास चाहिए, जो संभवतः गुफा भित्ति हो सकती है, गुहा भित्ति हो सकती है, बड़ी बड़ी दीवारें हो सकती हैं, जहां ठोस संरचना होगी और बड़े व्यापक स्तर पे होगी, बड़े लंबाई चौड़ाई उसका अच्छा खासा होगा। अब ये जो मुराल पेंटिंग का हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो प्रमाण मिल रहा है, जो हम देखेंगे, तो हमने कहा था कि ये जो होता है वहाँ से दिखना शुरू हुआ है, क्या कहते हैं, उच्च पाषाण काल से, उच्च पूरा पाषाण काल से। उच्च पूरा पाषाण काल का जो समय है वो जो है सो आपने देखा है कि वो आखिरी में होता है। तो 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि आसपास के जो गुफाएं हैं, वहाँ से हमें चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। और लगभग ये आप देखेंगे कि अर्ली मेडिवल इंडिया, यानी कि पूर्व मध्यकाल में अगर हम लोग बात करें तो पूर्व मध्यकाल तक ये पूरा का ये एक प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें कि कई अब गुफाएं होंगी, जैसे कि अजंता, एलोरा, आगे की गुफाएं आप देखें, जो है अजंता बाग, फिर आगे हम देखते हैं कि एलोरा, और कई गुफाएं हैं। उन गुफाओं में भी कुछ ना कुछ तरीके की आपको पेंटिंग्स देखने को मिलती है। तो ये जो परंपरा है ये 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होती है, ठीक है, और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच तक का समय चलता रहता है। पेंटिंग करने के लिए हमारे पास क्या है, ठोस संरचना पे काम किया जाता है। और इसमें हम जब देखेंगे पेंटिंग है वो है अजंता, हमारे पास अन्नामलाई गुफाएं, रावण छाया, ठीक है, जो कि रावण छाया भी बड़ा महत्वपूर्ण है, यूपीएससी ने इसके ऊपर भी एक बार पूछा हुआ है। अजंता तो अक्सर आपके प्रश्न में रहता ही है, अजंता, इससे तो आप इनकार कर ही नहीं सकते हैं। फिर आप देखेंगे बाघ की गुफा है, सीतनवासल भी गुफा आया हुआ है, तमिलनाडु में है, जो कि कहाँ है, ये भी यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा हम देखें कैलाशनाथ मंदिर जो एलोरा है, इसमें भी हम देखते हैं कि पेंटिंग के प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्रमाण भित्ति चित्र के जो है प्रमाण इन जगहों से हमारे पास प्राप्त हुए हैं। अब चूंकि मैंने कहा कि अजंता आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, अक्सर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना भी ज़रूरी है, लाजमी है, थोड़ा सा चर्चा इसके ऊपर हम लोग कर लें। अब आइए हम देखते हैं कि ये जो अजंता गुफा चित्र है, ठीक है ना, गुफा चित्र, ये सबसे पुराने भित्ति चित्रों में से है, पुराने भित्ति चित्रों में से एक है, सबसे पुराने भित्ति चित्रों में से एक है, सबसे पुराना नहीं है अजंता की। और ये जो अजंता की गुफाएं हैं वो काट की बनाई गई हैं, गुफाएं बनी हैं तो रॉक कट है ये। इसका मतलब अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप ये देखिएगा कि इसका जो नियोजन है, गुफाओं का जो अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेगा वो इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। ये इस तरीके, ये एक तरीके घोड़े की नाल की तरीके से ये जो है गुफाएं आपको दिखाई देंगी। व्यापक क्षेत्र है, 29 गुफाएं बनाई गई हैं, जिसमें कुछ चैत्यास भी हैं, कुछ विहारास भी हैं, ठीक है। चैत्यों की संख्या कहें तो कुल मिलाकर के 29 गुफाओं में से 4 चैत्य हैं। चैत्य का मतलब पूजा स्थल है, शेष तो हो गए फिर विहार, ठीक है।
और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसी के अंतर्गत ये जो गुफाएं हैं, ठीक है, ये जो गुफाएं हैं, ऐसा ही तो घोड़े का नाल भी दिखता है आपको, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं? ये घोड़े का नाल आपको दिखेगा। तो ये जो गुफाएं हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपके पास घोड़े के नाल के शेप में, आकार में ये आपको दिखाई देगा। और कुल मिलाकर यहाँ पर 29 गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं का ये समूह है। और इन गुफाओं में 4 में से मैंने बताया, संभवतः यहाँ मैंने लिखा है या नहीं लिखा है, 4 जो है वो आपके पास चैत्य हैं, 4 चैत्य हैं, 4 चैत्य हैं। बाकी के जो 25 हैं वो आपके पास क्या हो गए, विहार हो गए, ठीक है। तो हमने देखा कि सबसे पुराने जो है जीवित भित्ति चित्रों में से एक है, और ये घोड़े के नाल के आकार का है, घोड़े के नाल के आकार का है। कुल मिलाकर 29 गुफाएं हैं, गुफाओं का समूह है। और अजंता के दीवारों में भित्ति चित्र है और फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग का मतलब क्या होता है कि आप दीवार को पहले गीला करते हैं, गीले प्लास्टर पर, फिर चित्रित करते हैं, ताकि जब आप उसके ऊपर रंग ब्रश अपनी तुलिका का प्रयोग करें तो रंग को वो क्या करे, अब्जॉर्व कर ले, अपने तक अवशोषित कर ले, ठीक है, अधिक से अधिक। तो उसके लिए लाइम जो है पहले से एक वॉल तैयार की जाती है, गुफा जो है वॉल को प्रिपेयर किया जाता है, दीवारों को तैयार किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर में हम पेंटिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर अजंता की जो दीवारें हैं उसमें भित्ति चित्र भी हमारे पास है, भित्ति चित्र, ठीक है, भित्ति चित्र है। दूसरा है ये कि ये फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं, जिसको गीले प्लास्टर पर चित्रित किया जाता है, ठीक है। अब अजंता के कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करें, ठीक है। हम देखेंगे कि बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पूर्व जन्म, गौतम बुद्ध के जीवन आदि की जातक कथाओं का दृश्य दिया गया है। गुफा में त्रिभंग मुद्रा में विभिन्न बोधिसत्वों के चित्र, वज्रपाणी रक्षक और मार्गदर्शक बुद्ध के रूप में, शक्ति का प्रतीक, मंजूश्री यानी कि बुद्ध के ज्ञान का प्रकटीकरण, और पद्मपाणि यानी कि अवलोकितेश्वरा बुद्ध की करुणा का प्रतीक, इसको दर्शाया गया है। यानी कि जो बोधिसत्व है, बोधिसत्व का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास बोधिसत्व की जो संकल्पना है, ये तो आपको पता ही होगा, बौद्ध धर्म में महायान धर्म के साथ आता है, संप्रदाय के साथ आता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि बुद्ध को अलग अलग तरीके से उनको क्या किया गया है, निरूपित किया गया है। ये उनके भाव के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मंजूश्री के रूप में, अब हम देखेंगे हम पद्मपाणि के रूप में देखते हैं, और चित्र वज्रपाणि के रूप में देखते हैं। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अक्सर यूपीएससी ने पूछा है, वो पद्मपाणि है। ये पूछा है कि पद्मपाणि जो पेंटिंग है बुद्ध की, वो कहाँ से मिली है, तो अजंता की गुफाओं से मिली है, याद रखिएगा। अवलोकितेश्वरा बुद्ध की करुणा का प्रतीक है, ये भी आपको पता है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। अब ये अजंता गुफा चित्र हो गया, ये नाल के आकार का हो गया, 29 में से ये है। इसमें क्या है कि अब चूंकि 29 गुफाएं हैं, ठीक है, तो इसमें कई गुफाएं हैं, उसमें गुफा संख्या 19 है। यहाँ की भी एक पेंटिंग बड़ी ही नायाब है। इस पेंटिंग में एक मरने वाली राजकुमारी को निरूपित किया गया, डाइंग प्रिंसेस बोलते हैं, इसको निरूपित किया गया है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। गुफा संख्या 16 में मरने वाली राजकुमारी को यहाँ पर निरूपित किया गया है। इसी तरीके से एक आप यहाँ देखेंगे कि संवेदना, करुणा, राजधर्मा, ठीक है, और हम देखते हैं कि से यहाँ पर में एक दयालुता, इन सभी को देखते हुए जो है एक पेंटिंग की गई है। वो पेंटिंग है सिवी जातक का दृश्य, जहाँ राजा सिवी हैं, राजा सिवी हैं। उन्होंने क्या किया था, अब वहाँ के बहेलिया होते हैं, पक्षियों को पकड़ लेते हैं। तो राजा सिवी ने उस कबूतर को बचाने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए जो है सो अपने शरीर का, जितना उस कबूतर के शरीर का मांस का वेट था, उतना अपने शरीर का अंग उसने दे दिया। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि आप पेंटिंग की बात अगर करते हैं, जब आप शिकार करते हैं, तो शिकारी बहेलिया है, वो भी अपना धर्म कर रहा है, धर्म कर्म कर रहा है, वो उसको भी लेके जाना है, वो कबूतर को मार के खाएगा, वो उसका भी उसके जीवन शैली का हिस्सा है, ठीक है, उसकी जीविका है वो, ठीक। अगर उन्होंने राजा के कहने पर कबूतर को छोड़ दिया तो फिर उसकी जीविका का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम करुणा से भर गए, और उन्होंने कहा कि तुम इस कबूतर को छोड़ दो, जितना इसका वजन है उसके अनुरूप अपने शरीर का मैं मांस का टुकड़ा आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो ये है सिवी जातक, ये यहाँ पर निरूपित किया गया है। तो इस कई जो है सूचनाओं के माध्यम से इसको दिखाया। तो सिवी जातक का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। मातृ पोषक जातक का दृश्य भी यहाँ दिखाया गया, जहाँ हाथी द्वारा बचाया गया कृतज्ञ व्यक्ति राजा को अपने उसका ठिकाना बताया था। देखिए दरअसल कहानी क्या है, कुछ इस तरीके की है। इसमें एक हाथी है, ठीक है, हाथी, उसने किसी एक व्यक्ति की मदद करी थी, जंगल में वो फंस गया था, तो उस हाथी ने उसकी जान बचा दी थी, ठीक है। और इस व्यक्ति में और इस हाथी में थोड़ी दोस्ती हो गई थी। एक समय की बात है, उसी राज्य के राजा का हाथी, उसके पास पहले से कोई हाथी था, वो मर गया, बड़ा प्यार करता था। और बड़ा ही, अब देखें, जब कुछ पशु होते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो आसपास हैं, जब आपसे उनका
इंटरेक्शन हो जाता है, जब उनसे आपका लगाव हो जाता है, तो आपके इशारों को, आपकी बातों को वो समझना शुरू करते हैं। वो हम जैसे बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, हमारे जैसे बोलना तो संभव नहीं है उनके लिए, लेकिन हमारे साथ रह कर वो हमारी अभिव्यक्ति को, हमारे इशारों को, हमारी आवाज को भी धीरे समझ लेते हैं कि हाँ वो क्या कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई अगर आपके घर में कोई अगर डॉगी है, धीरे आप उसको ट्रेन करते हैं, अपना गो एंड टेक द बॉल, जाओ गेंद लेकर के आओ, तो वो धीरे धीरे उस बात को समझ लेता है कि हाँ ये साउंड का मतलब ये है, ये कमांड हमको दिया गया, ठीक है। तो देखते हैं क्या कि आप जो राजा था, राजा का हाथी, उसका साथ उसका बड़ा अच्छा संबंध था, दोनों के बीच में लगाव भी बहुत ज़्यादा थे, और हाथी कुछ समय के बाद हाथी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हाथी मर जाता है, राजा उदास हो जाता है और चाहता है कि वैसा ही उसके पास एक कंपेनियन यानी कि सहयोगी साथी उसके साथ रहे, हाथी रहे। तो उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई थी कि कोई एक समझदार हाथी हो, जो मतलब उसने पूरा विवरण दिया, जिसके अंदर जो बातों को समझ सकता हो, समझदार हो, ठीक है, वैसा हाथी मुझे चाहिए, ठीक है। ये जो व्यक्ति था, एक संभवतः मैं भूल रहा हूँ कि वो शायद व्यापारी था, संभवतः शायद व्यापारी था, किसी प्रकार के व्यापार में संलग्न था। तो उसने उस हाथी के बारे में राजा को जानकारी दे दी ताकि उसे अधिक से अधिक क्या मिले, पारितोषिक मिले, इनाम मिल सके। तो देखिए, जिसने आपकी जान बताई, ये कितना कृतज्ञ आदमी था, जिसने उस जान बचाने वाले की ही जान को कीमत पे लगा दिया, उसकी स्वतंत्रता को के साथ उसने समझौता कर लिया और उसकी सूचना उसने राजा को दे दिया। और जो मानवीय लगाव था उसका उस हाथी के साथ, जो संवेदना थी, उसको भी उसने जो है सो क्या कर दिया, उसके साथ भी समझौता कर लिया। अब जब इतनी बातें हैं तो बिल्कुल कृतज्ञता का था। तो इस बात को भी निरूपित किया गया, ये आपका है मातृका जो है, मातृ पोषक जातक है, वहां से दृश्य को दिखाया गया है। ये कृतज्ञ व्यक्ति राजा को उसके ठिकाने के बारे में बताता है। अब भाई हम लोग बात करते हैं एलोरा गुफा चित्र भित्ति के बारे में। तो एलोरा की 5 गुफाओं में पाए जाते हैं, जो ज्यादातर कैलाश मंदिर तक ही सीमित हैं, और इसका जो संबंध है ये तीनों धर्मों के साथ भी। ये भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि एलोरा में जो पेंटिंग की गई है उसका संबंध किस धर्म के साथ, या इस एलोरा के का संबंध, जो गुफाओं का संबंध किस किस धर्म के साथ है। तो ये तीनों धर्मों के साथ जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, जैन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हिंदू धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आइए हम लेते हैं गुप्त काल के यानी कि अजंता के समानांतर। अगर बात करें तो लगभग समय वही है जो कि अजंता की गुफाओं का है, वो है आपके बाघ की गुफाओं का। बाघ चित्र के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के धार जिले में 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत में दक्षिणी ढलान पर स्थित है, ठीक है। बागनी नदी के तट पर है, ठीक है। इंदौर और बड़ौदा के बीच स्थित है। ये ये बाघ नहीं है, बाघ है, ये यहाँ पे कुछ गलत लिख गया है, ये है बाघ गुफा चित्र, ये है बाघ, ठीक है। बाघ गुफा चित्र इसको दिखाया गया। यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा ऐसे था तो वो अजंता के संदर्भ में कि अजंता के जो है समकालिक कौन सी गुफा है, ऐसे कुछ था जो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बाघ चित्रकला वहां होगा, ये याद रखने का है। तो बाघ चित्रकला हुई, बाघ गुफा हुई। अब आइए हम देखें लघु। ये सब तो बातें हो गई कि हमने ठोस और बड़े आकार पे पेंटिंग किया, यानी कि मुराल पेंटिंग, यानी कि भित्ति चित्र का प्रमाण था। अब लघु चित्र यानी कि मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बात करें। देखिए, लघु पेंटिंग करने के लिए यानी कि मिनिएचर पेंटिंग करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें क्या क्या हैं? इसमें कहा गया कि जो आप कोई भी पेंटिंग जहाँ बनाएंगे, जो पेंटिंग का होना चाहिए वो 25 स्क्वायर इंचेस का होना, यानी कि 25 वर्ग इंच का होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो एक जो बात है यहाँ पर में, वो 25 वर्ग इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी बाउंड्री पर सीमित कर दी गई। पेंटिंग का विषय वास्तविक आकार के 1/6 से, यानी कि अगर आप मुझे पेंट कर रहे हैं तो जो मेरी पेंटिंग है ये अगर करना है तो मेरे शरीर को आपने देखा, अगर मान लीजिए कि मैं 6 फीट का हूं तो आपकी पेंटिंग 1 फीट की होनी चाहिए, ठीक है। तो 1/6 से अधिक में चित्रित नहीं होना चाहिए, इससे नहीं होना चाहिए। भारतीय मिनिएचर पेंटिंग में साइड प्रोफाइल, उभरी हुई आंखें, नुकीली नाक, पतली कमर वाली मानव आकृति दिखाई गई है, ठीक है। और इसके 2 महत्वपूर्ण स्कूल हैं। एक है बंगाल में जो पाल जो है स्कूल ऑफ आर्ट्स, वहां पर में यानी कि पालों के समय में आप देखेंगे कि ये बना आपके पास पाल स्कूल, जो बिहार और बंगाल का ही है, पाल स्कूल। उसके अपब्रंच स्कूल ऑफ आर्ट, ये आपके पास ये 2 शैलियां हैं जिसमें कि मिनिएचर पेंटिंग को किया गया है, इसको दर्शाया गया है। इतनी बातें समझ पा रहे हैं? तो इसके 2 प्रमुख शैली चित्रकला की जो ये तकनीक है, ये दोनों हमें देखने को मिला। एक तो आपके पास हो गया जहां हम देखेंगे कि जो पाल के साथ, और दूसरा हमारे पास जो है वो है अपब्रंच जो है पेंटिंग की शैली। अब आइए हम देखें पाल स्कूल के बारे में बात करें।
तो जो पाल स्कूल हमारे पास है, ये इसका समय है 750 से 1150 ईस्वी के बीच फलता फूलता हुआ। ये जो पेंटिंग्स हमारे तौर पे हैं, इसमें आमतौर पे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं, ये उसी की पेंटिंग है, उसी का एक भाग के रूप में दिखता है। इसको हम देखेंगे, छोटा है तो तार के पत्र पे यानी तार के पत्तों पे, चर्म यानी कि स्किन जो होता है चमड़े पे, चम्र पत्र कागज पर निष्पादित किया गया, इस पर पेंटिंग किया गया। ये बड़ी ही सरल रचनाएं होती हैं, ठीक है ना। और इसमें हम देखेंगे खास करके पाल शासकों के समय हम देखेंगे बौद्ध धर्म के जो वज्रयान स्कूल है, उसको इसमें समर्थकों के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था, ठीक है। सो इससे बौद्ध धर्म को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, संरक्षित किया गया, ठीक है। मतलब जो बौद्ध धर्म को जो लोग बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका मतलब इससे विषय वस्तु मुख्यतः बुद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ होगा। और इन चित्रों का उपयोग भी और संरक्षण भी किया गया। इसमें जो प्रमुख चित्रकार हैं, ये दो नाम हैं, इसको याद रखिएगा। एक है धीमन और एक विठपाल, ठीक है। ये वित्तपाल लिखा गया, विठपाल है। अब भैया अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में बात कर लें। इसकी उत्पत्ति गुजरात में हो रही है, गुजरात में। और दूसरा जो क्षेत्र है राजस्थान के मेवाड़ में, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में। तो इसके जो पेंटिंग का जो दायरा है, जो भौगोलिक विस्तार है, गुजरात और राजस्थान है। राजस्थान में भी एक जगह है, वो है मेवाड़ के क्षेत्र में। सो ये पश्चिमी भारत की पेंटिंग है, ये अपभ्रंश शैली पश्चिमी भारत की चित्रकला है, ठीक है। और इसमें जो विषय वस्तु है वो है जैन और बाद के काल में वैष्णव स्कूल, यानी कि इसकी जो विषय वस्तु है वो जैन धर्म से प्रभावित है और जैन धर्म से प्रभावित है, उन्हें ही विनियोजित किया गया है, उन्हें भी विनियोजित किया गया है। जैन सबसे सामान्य विषय जैन और बाद के काल में वैष्णव स्कूल, यानी कि दो की प्राथमिकता जैन और वैष्णव की, जिसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जैनों की है, ठीक है, जैन पेंटिंग की है, ठीक है। अब आइए, ये तो बात हुई थी प्राचीन काल में, हमने देखा, और पूर्व मध्यकाल में जो पेंटिंग थी वो पेंटिंग किस तरीके की थी। आगे बढ़ते हुए हम आते हैं दिल्ली सल्तनत के काल में, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत के दौरान भी लघु कला, ठीक है ना, लघु कला जो है फारसी तत्वों, भारतीय परंपराओं तत्वों के साथ लाया गया था। मांडू पर शासन करने वाले एक शासक है जिसका नाम है नासिर शाह, ठीक है। इस समय एक पेंटिंग की गई जिसका नाम है निमतनामा, ये याद रखिएगा, निमतनामा। ये निमतनामा है ना, ये क्रॉकरी के ऊपर है, यानी कि पाक कला के ऊपर है, ये एक किताब है, ठीक है, पाक कला का एक किताब है। जैसे सचित्र पांडुलिपियों को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये याद रखिएगा, निमतनामा क्या है, ये एक पेंटिंग है और पेंटिंग में भी खाना बनाने के ऊपर की पेंटिंग की गई है। मुगल युग में आइए हम देखें तो यहाँ पे लघु चित्रकला एक विशिष्ट शैली थी जो फारसी पूर्ववृत्तों से लाई गई थी। यहाँ पर कलर पैलेट, थीम और फॉर्म में काफी बदलाव किए गए थे, यानी कि रंगों का, थीम का, विषय वस्तु का में परिवर्तन। जाहिर सी बात है, जब संस्कृति में हम देखेंगे एक दूसरी संस्कृति के लोग आएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर में उनके अनुरूप उसमें बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हम देखेंगे कलर पैलेट, ठीक है, थीम और फॉर्म में बदलाव किए गए। अब फोकस बदल गया। अभी हम देखेंगे कि अभी तक हम देखते क्या है कि धर्म विशेष से जो है सो हमारी चित्रकला प्रभावित होती थी, ठीक है ना। अब यहाँ बदल करके क्या हो गया कि जो राजनीतिक यानी कि जो शासक हैं, ठीक है, जो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, उनको जिनके भगवान को चित्रित करने से लेकर के शासक की महिमा करने तक शिकार के दृश्यों, ऐतिहासिक घटनाओं और अदालत से संबंधित अन्य चित्रों पर केंद्रित कर दिया गया, ठीक है, फोकस बदल गया, ठीक है। भारत में हम देखेंगे कि मुगलों के साथ फॉरशाइटनिंग टेक्निक को लाया गया, फॉरशाइटनिंग टेक्निक, जिसके तहत हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट हो इस तरह से खींचा उकेरा जाता है कि अपने से करीब और छोटे दिखते हैं, ठीक है ना, अपने से काफी करीब दिखाई देंगे, अपने से करीब दिखाई देंगे, क्लोज दिखाई देंगे आपके, और वो छोटे आकार में भी दिखाई देंगे। तो फॉरशाइटनिंग जो शॉर्टनिंग टेक्निक है, इसको लाने का काम कौन करे, मुगल युग में किया गया था। अब एक कला के क्षेत्रीय स्कूलों के बारे में चर्चा कर ले थोड़ी सी। कला के क्षेत्रीय स्कूल, राजस्थानी स्कूल कला, चित्रकला की पहाड़ी शैलियां, दक्षिण भारत में लघु चित्र, आधुनिक पेंटिंग, बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट्स। राजपूत जो है चित्रकला की परिघटना कैसे शुरू हुई, इसके कई कारण हैं। अब देखिए, राजपूतों के समय में राजस्थानी स्कूल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कैसे हुआ पेंटिंग शुरू हुआ। तो मुगल दरबार की प्रथाओं का अनुकरण किया। आप जानते हैं कि खासकर अकबर के समय से जो राजपूत है वो मनसबदार के रूप में उनके साथ शामिल हो गए। तो जो वहाँ पे मुगलों का जो कोर्ट लगता था, जो दरबार होते थे, उसमें जो प्रथाएं होती थी, उसका उन्होंने अपने यहाँ भी, अपने ही दरबार में भी उसका अनुकरण करना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से देखें बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ में मुगल संग्रहालय से कलाकारों का आगमन भी हुआ। दक्कन सल्तनत से कलाकारों और कलाकृतियों का आगमन भी
राजपूतों के यहाँ होना शुरू हो गया। तो कई जगह से लोग भी आ रहे हैं, पेंटर भी है, कलाकार भी आ रहे हैं। इसमें दो कम से कम इंपॉर्टेंट है, उसको जान लेते हैं। एक में खासकर किशनगढ़ चित्रकला, दूसरा है मेवाड़ चित्रकला। अब ये जो मेवाड़ चित्रकला है, मेवाड़ चित्रकला, इस साहिबुद्दीन उनके साहित्यिक ग्रंथों जैसे कि रसिक प्रिया, रामायण और भगवत पुराण का चित्रण किया गया है, किया है इन्होंने। यानी कि जो साहिबुद्दीन है, इन्होंने जो है साहित्यिक रसिक प्रिया, रामायण, इसका चित्रण किया। ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ी पेंटिंग बदल गई। अब मेवाड़ के दरबार में जीवन का चित्रण किया गया। यानी कि पहले विषय वस्तु हमारे पास जो ग्रंथ हुआ करते थे, धार्मिक ग्रंथ थे, ऐतिहासिक ग्रंथ थे, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल फिक्शंस भी होते हैं कई बार, तो ये रसिक प्रिया, रामायण और भागवत पुराण, इन सबों का चित्रण किया गया। लेकिन इनके गुजर जाने के बाद हम देखेंगे कि मेवाड़ की जो पेंटिंग हुई उसमें जो है, आप देखेंगे कि दृश्यों को, ये दरबार में जीवन का चित्रण किया गया। यानी कि दरबार उभरा, यानी कि कोर्ट पेंटिंग शुरू हो गई, दरबार की पेंटिंग शुरू हो गई। इसी में एक इंपॉर्टेंट है, वो है तमाशा पेंटिंग। ये भी है तमाशा। तमाशा क्या है? तमाशा भी एक पेंटिंग है जो अदालती समारोह और शहर के दृश्यों को दिखाता है। यानी कि जो है, जो टाउन पेंटिंग्स है, सिटी पेंटिंग, वो दिखाया गया है। कोर्ट कैसे लगता था उसके बारे में पेंटिंग की गई, ये तमाशा पेंटिंग हो गई। ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं किशनगढ़ चित्रकला। ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि रोमांटिक किंवदंतियों के साथ जुड़े हैं। एक है सावंत सिंह, और सावंत सिंह की है बनी ठनी। ये ठनी है, ठनी, थानी नहीं है, ठनी, बनी ठनी, बनी ठनी। ठीक है। और जीवन और मिथक और रोमांस और भक्ति के बीच का अंतर दिखाया गया है। सावंत सिंह राजकुमार और प्रेमी, यहाँ नागरीदास और निहाल चंद चित्रकार, इस स्कूल का पुराने चित्रों का भी चित्रण किया गया है। ठीक है। सावंत सिंह की बनी ठनी बहुत महत्वपूर्ण है, और बनी ठनी को बोलते हैं फैशन लेडी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है ना, फैशन लेडी ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। चित्रकला की पहाड़ी शैली के बारे में बात करें तो मुगलों के अधीन थे, में विकसित हुआ। जम्मू से अल्मोड़ा तक फिर लगभग 22 रियासतों के दरबार में कई स्कूल ऑफ जो है अटेलियर पहाड़ी पेंटिंग्स की शुरुआत की गई। उसके देखते हैं कि हमारे पास दक्षिण भारत में पेंटिंग है। इसमें अगर हम देखेंगे तो पेंटिंग जो है इसमें धातुओं का प्रयोग किया गया है। आप देखिएगा जो पेंटिंग है उसमें, जैसे आज भी हमारे पास ग्लिटर्स आते हैं ना, ग्लिटर्स, आप पेंटिंग बच्चों को देखेंगे ट्यूब में तो ग्लिटर्स आते हैं, चमकीला होता है, गोल्डन ग्लिटर्स भी आते हैं, ब्लू कलर्स भी। तो यहाँ पर में सोने के पाउडर यानी सोने का भारी उपयोग किया गया। सोने के भारी उपयोग के कारण उत्तर भारतीय स्कूलों से ये अलग है। इसमें एक है तंजौर चित्रण, तंजावुर या तंजौर स्कूल। ठीक है। सजावटी चित्रों की एक विशेष शैली के लिए प्रसिद्ध है, मराठा शासकों के द्वारा संरक्षित भी देखा गया है। उत्तर भारत में कपड़े और चर्मपत्र के बजाय तंजौर स्कूल में कांच और बोर्ड पर बनाया गया। हम देखते हैं यहाँ पर कपड़े पे पेंटिंग करते थे उत्तर भारत में, हम जो है स्किन पे यानी कि चमड़े पे करते थे, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कांच का उपयोग किया गया और बोर्ड बना करके उसके ऊपर पेंटिंग की गई, क्योंकि उसके ऊपर कलर भी आपको डालना था, पाउडर्स भी डालने थे, गोल्डन डस्ट वगैरह डालना था। शानदार रंग और पैटर्न, सोने की पत्ती का उपयोग किया गया। सजावट के लिए रत्नों और कटे हुए शीशों का प्रयोग किया गया। ठीक है, बात समझ पा रहे? तो अलंकरण यहाँ पर में देखेंगे उत्तर भारत से इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा अलग दिखाई देता है। मैसूर प्रांत के शासकों के द्वारा संरक्षण प्राप्त था किसको? मैसूर चित्रण को, और ब्रिटिश काल में भी जारी रहा। इसमें जो है मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं का चित्रांकन किया गया। प्रत्येक पेंटिंग में 2 या 2 से अधिक आकृतियां थी, और एक आकृति और आकार रंग में अन्य सभी पर हावी भी होती थी। आधुनिक चित्रण यूरोपियों के साथ शुरू होता है। इसमें एक है कंपनी चित्रण। ठीक है, कंपनी चित्रण ये आधुनिक चित्रण की एक शैली है। ये है कंपनी चित्रण जो कि औपनिवेशिक काल में उभरा। ये संकर शैली विभिन्न शैलियों, राजपूत, मुगल और अन्य भारतीय शैलियों और यूरोपीय तत्वों से मिला दिया गया। ये विकसित जब भारतीय कंपनी को अधिकारियों ने भारतीय शैली में प्रशिक्षित चित्रकारों को नियुक्त किया। यानी कि जब भारतीय जो पेंटर्स हैं, जब एक तरीके से यूरोपियंस को ज्वाइन करेंगे, उनको जब उनके साथ जब शामिल होंगे, तब हम देखते हैं कि कंपनी चित्रकला का विकास होता है। अब देखें, इसको हम देखेंगे कि जो भारतीय थे इनको प्रशिक्षित किया गया, और उसके बाद यूरोपीय इनको टेस्ट दिया गया। यानी कि ये जो बाजार शैली है, कंपनी चित्रण है, इसमें कंपनी पेंटिंग इसलिए कहा गया कि ये भारतीय क्या है, लोग हैं, लेकिन जो विषय वस्तु है वो कौन है? वो है यूरोपीय। तो यूरोपियों को भारतीय शैली में इसको हमने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे बाजार कंपनी शैली जो है वो पेंटिंग की वो विकसित हुई। बाजार चित्रण ये भी यूरोपीय से प्रभावित है। कंपनी के चित्रों से अलग इसने कोई भारतीय प्रभाव नहीं लिया।
इसमें कोई भी भारतीय प्रभाव नहीं है, नहीं, बल्कि रोमन और ग्रीक प्रभाव लिया। चित्रकारों से ग्रीक और रोमन मूर्तियों की नकल करवाई। बंगाल और बिहार के क्षेत्र में ये रहा, खास करके ये बंगाल में, बंगाल और बिहार के क्षेत्र में आपको ये पेंटिंग दिखाई देगी। बाजार चित्रण, रोजमर्रा के बाजार, यूरोपीय पृष्ठभूमि, भारतीय बाजार पर पेंटिंग बनाई गई। सबसे प्रसिद्ध शैली भारतीय तवायफों का चित्रण किया गया था, सबसे ज्यादा चित्रण किया गया था, ठीक है, इसके अंतर्गत। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसको कि हम लोगों ने देख लिया। कला के बंगाली स्कूल के बारे में बात करें तो 1940 से 60 के बीच में अगर हम देखते हैं, 1940 से 60 के बीच में अगर हम लोग देखें, चर्चा करें, ठीक है, तो हमें देखने को क्या मिलता है सर एंड मैम्स? चित्रों की मौजूदा शैलियों से के प्रति प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण था, यानी कि जो आप देखेंगे औपनिवेशिक शासन के दौरान जो चित्रकारी हुई उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बंगाल के कला स्कूल जो चित्रकला शैली है वो विकसित होती है। इसमें कुछ नाम है जैसे अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, उसके बाद उनकी अरेबियन नाइट सीरीज ने पिछले स्कूलों से अलग होने के लिए विश्व स्तर पर है, यानी कि अरेबियन नाइट एक पेंटिंग है जिसको अविंद्रनाथ टैगोर ने किया। भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों को शामिल किया गया, पश्चिमी जो है मूल्यों को कम किया गया, यानी कि जो आपने देखा बाजार पेंटिंग में जो यूरोपीय प्रभाव था वो ज्यादा था, इसको कम कर दिया गया। स्वदेशियों को फिर से एक तरीके रिवाइवलिस्ट है, यानी कि ये पुनरुत्थानवादी है, ठीक है। भारत माता का चित्रण ये अविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया हुआ है, भारत माता की पेंटिंग अविंद्रनाथ टैगोर की है और विभिन्न मुगल थीम वाले चित्र यहां पर बनाए गए थे। नंदलाल बोस इसमें एक महत्वपूर्ण चित्रकार है, नंदलाल बोस महत्वपूर्ण चित्रकार हैं ये, ठीक है, ये महत्वपूर्ण चित्रकार शांति निकेतन से जुड़े हुए हैं। 1930 के दशक में प्रतिष्ठान सफेद पर काले गांधी स्केच को बनाया था। कई बार आप देखेंगे कि इसकी पेंटिंग वेंडिंग भी कई कॉपी वोपी नोटबुक कई बुक्स पे दिखाई देती है। ये बनाया गया नंदलाल बोस जी के द्वारा। सफेद पर काले हम देखें गांधी स्केच बनाया गया। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को प्रकाशित करने का कार्य भी किया गया। आप देखेंगे कि जो भारत के संविधान है इसका जो ओरिजिनल आपकी कॉपी है इसके ऊपर पेंटिंग नंदलाल बोस और उनके शिष्यों के द्वारा, शांति निकेतन के शिष्यों के द्वारा किया गया था। इसे हाथों से तैयार की जाती थी, हाथों से, और भारत के विभिन्न राज्यों के अपने हस्तशिल्प हैं, वे कला कौशल और कलात्मक प्रवीणता को दर्शाते हैं। आदिवासी और ग्रामीण समुदाय के लिए विशेष महत्व रखते थे जो उनके आजीविका के लिए उन पर निर्भर है। अब आइए, ये तो हो गए पेंटिंग की बात। पेंटिंग के बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे शिल्प के ऊपर में। तो ये बिल्कुल तथ्यात्मक है, पेंटिंग में थोड़ा सा संकल्पना था जिसको कि हमने चर्चा में शामिल कर लिया, लेकिन अब थोड़े से हस्तशिल्प के ऊपर बात करेंगे। तथ्यात्मक ज्यादा है लेकिन प्रश्न आपके यहां से हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा तथ्यात्मक तरीके से करेंगे तो इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर समय की मांग ही यही है, यूपीएससी की मांग भी यही है कि हम इसी तरीके से इसको देखें। देखिए यहां पर मैं ये जो शैली है, यहां पर मैं कुछ शैलियां हैं, ठीक है, पेंटिंग की, कपड़े पर हस्तशिल्प की। ये बांधनी, ये जो बांधनी है, ये बांधनी ये है राजस्थान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इसमें होता क्या है, छोटी छोटी गांठें बांधने और उन्हें विभिन्न रंगों में रंग कर सुंदर पैटर्न बनाए जाते हैं कि आप देखा होगा बांधनी जैसा कुछ करते हैं, बांध देते हैं, उसका पेंटिंग करते हैं। लहरिया ये राजस्थान का है। लहरिया का मतलब लहर, मतलब कि इस तरह तरंगे बनाई जाती हैं, ठीक है, लहर जैसा पैटर्न बनाया था, राजस्थान में है। इक्कात जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इस पे क्या है, बुनाई करने से पहले धागे पर प्रतिरोधी रंग लगाया जाता है, और ये जो इक्कात है वो तेलंगाना में, ये महत्वपूर्ण है। ये इक्कात शैली कहाँ की है, ये महत्वपूर्ण है। कलमकारी जो है वह आंध्र प्रदेश में है। इसमें हम देखेंगे क्या, ये 2015 में यूपीएससी ने पूछा भी है। ये पेंटिंग करने की एक तकनीक है, हाथ से पेंटिंग करने की, ये कलमकारी कपड़ों के ऊपर में। बाटिक कला, ये मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इसको देखिए एक सिरे पर पिघले हुए मोम और रंगों को लगाया जाता है जिससे बहुरंगी साड़ियां और दुपट्टे बनाए जाते हैं, ठीक है ना, इसमें मोम का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी बातें हो गई हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। ये है तांचोई बुनाई, ये है गुजरात का। जामदानी पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। जामदानी भी पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन 2018 में। ये पारदर्शी पृष्ठभूमि पर अपारदर्शी पैटर्न के साथ विभिन्न शैलियों में मलमल की बुनाई शामिल है इसके साथ। एक होता है तेलिया रुमाल, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर यह भवानी जमक कलम, ये तमिलनाडु में है, ठीक है ना। ये इस क्षेत्र में निर्मित कंबल और कालीन है, इन्हें जीआई टैग भी दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ साड़ियां भी बड़ी महत्वपूर्ण है, काफी
महत्वपूर्ण है। इसमें एक बार चंदेरी साड़ी के बारे में 2014 में प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है, तो एक बार इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। ये पोचमपल्ली साड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में की है, आंध्र प्रदेश की है, जिसमें रेशम और कॉटन दोनों को मिलाया जाता है। एक कोसा साड़ी जो कि छत्तीसगढ़ का है, ये रेशम से तैयार किया जाता है। एक है इलकल जो कर्नाटका है, ठीक, कर्नाटका में है। यह है कासवो साड़ियाँ जो कि केरल की हैं, ठीक है। उसके चंदेरी साड़ियाँ ये मध्य प्रदेश की हैं। नौवारी साड़ी जो कि महाराष्ट्र की मानी जाती है, ठीक है। यही चंदेरी साड़ी जो मैं कह रहा 2014 में पूछा गया, पारदर्शी बनावट और सुंदर आवरण के लिए जाने जाते हैं ये सवाल, चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जीआई टैग वाले वस्त्रों की सूची है। अब देखिए क्या है कि आंध्र प्रदेश में जो वस्त्र हैं जिनको जीआई टैग मिला है उसमें मछलीपट्टनम कलमकारी है और श्री कालाहस्ती कलमकारी है, ठीक है ना। तो ये आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम कलमकारी और ये श्री कालाहस्ती कलमकारी है। अरुणाचल प्रदेश में हम देखें तो इदु मिस्मी कपड़ा है, ठीक है। कर्नाटक में देखें सो गुलेद गुड़ खाना है हमारे पास, तो ये है, ये हमारे पास ये सारी चीज़ें थीं। तो ये कुछ बातें थी जिसको थोड़ा सा हस्तशिल्प से जो संबंधित था इसे हमने आपको दिखा दिया है, इसको बता दिया है। तो इसको अब हम लोगों ने कर लिया है। तो इसके बाद अब हमारे पास ये जो चर्चा थी, संक्षिप्त चर्चा ये हमारी इसके ऊपर पूरी हो जाती है, ठीक है। अब अगले सत्र में, फिर अगले सेशन में, अगर मतलब अगले फिर जो चौथी अपनी क्लास होगी उसमें कुछ अन्य वस्तुओं के ऊपर, चर्चाओं के ऊपर हम लोग करेंगे, वो हमारी चर्चा में शामिल रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि जिस तरीके से आपके लिए ये जो सत्र हमने शुरू किया है, ये जो आपके पास ये संभव का सत्र चल रहा है, जितना प्यार स्नेह आपने दिया है, तो केवल प्यार स्नेह ही नहीं बल्कि मैं ये मान के चलता हूँ कि ये आपके लिए सत्र है, ये आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण होंगे जितने बाकी सत्र रहे हैं, और आपको इससे यथोचित लाभ भी प्राप्त होगा। तो इसी नोट के साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि भाई इस सत्र को मैं समाप्त करूँ, ठीक है। इस सत्र को मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो आप ये हो गया आपका तीसरा। कुछ ही क्लासेस और भी है, मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपका ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।